नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। मैं हूं अंकित त्यागी और शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। आज लोकतंत्र में बात करेंगे किस तरीके से एक बार फिर केरला में केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली की सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि उन्होंने एक बड़ी उनको उपलब्धि हुई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लग गए। इसके ऊपर भी हमने कुछ जांच पड़ताल की है, उसके बारे में करेंगे बात। बेंगलुरु में एक जो घटना हुई है, मैसूरू में एक जो घटना हुई है बलात्कार की, उस पर किस तरीके की बिल्कुल ना समझे बिना सिर पैर के बयान जो नेता कर रहे हैं, उस पर भी लोकतंत्र में आज डालेंगे रोशनी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की 6 खबरें। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्ष को अफगानिस्तान मुद्दे पर दी जानकारी। विदेश मंत्री बोले, भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना प्राथमिकता। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 84 से 90 दिनों के अंतर को कम करने पर विचार, जल्द ही ले सकती है फैसला। टाइम्स ऑफ भारत की खबर का असर, तेलंगाना फेक वैक्सीन सर्टिफिकेट स्टिंग ऑपरेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय का संज्ञान। कहा, आखिर अगर खामियां हैं तो वाकई एक्शन लेंगे। देश के सामने आए कोरोना के 46,164 केस, सबसे ज्यादा केरल से 31,445 नए केस। देश में 68% केस केरला से। मैसूर गैंग रेप को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री का आपत्तिजनक बयान। पीड़ित लड़की का रेप मैसूर में हुआ है, कांग्रेस मेरा रेप करने की कोशिश कर रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगाया सीधा निशाना। सिद्धू ने ट्वीट कर बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को घटाने का वादा याद दिलाया। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैसूर की जो शर्मनाक घटना है उससे। मैसूर में गैंगरेप को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री का एक बड़ा आपत्तिजनक बयान आया है। कांग्रेस पार्टी इस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए मतलब उनको इस बात की चिंता नहीं है कि पीड़िता का क्या हाल है, कहां सुरक्षा में खामी रह गई, क्या किया जा सकता है जिससे कि कर्नाटका में लड़कियां सुरक्षित रहें। पर कांग्रेस पार्टी पे राजनीति करने का उनको जरूर मौका मिल गया, वक्त भी मिल गया। उन्होंने कहा, पीड़ित लड़की का रेप मैसूर में हुआ है और कांग्रेस मेरा रेप करने की कोशिश कर रही है। इतना संवेदनहीन जो बयान है, बिल्कुल इस पे शायद शर्म आनी चाहिए कर्नाटका के गृह मंत्री को। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि रेप के मामले पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। गृह मंत्री की तरफ से आए इस बयान के बाद कर्नाटक में जो राजनीति है वो तेज हो गई है और कांग्रेस ने गृह मंत्री का इस्तीफा तक मांग लिया है। ರೇಪು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೇಪ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅಮಾನುಷವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ನಡೀತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಒತ್ತೆ ಹಾಕೋದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. इतनी विभत्स घटना है, एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है। कर्नाटक के गृह मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेते, ये बात नहीं करते कि अपराधियों के साथ क्या किया जाएगा, ये बात नहीं करते कि सरकार आगे क्या करेगी जिससे कि इस तरह की घटना ना हो। आके कहते हैं और रेप शब्द का इस घटना में, गैंगरेप की घटना के बाद इतने हल्के तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि शायद उनको शर्म आनी चाहिए, वो जिस पद पे वहां पे बैठे हुए। हमारे संवाददाता दीपक बोपन्ना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये वहीं पर है, हादसे वाली जगह जहां पर इस लड़की के साथ हादसा हुआ था। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से दीपक ने जो रिपोर्ट फाइल करी है उस स्ट्रेच से जहां पर ये हादसा हुआ। हम मैसूर के उस रास्ते पे हैं जहां 24 तारीख 6 और 7 बजे के बीच में एक लड़की का बलात्कार हुआ था। 4 से 5 लोग, पुलिस बता रहे हैं कि उन्होंने वो लड़की और लड़की का बलात्कार किया था और उसके साथ जो दोस्त था उसको भी मारा था। उसके बाद दोनों दोस्त और लड़की पुलिस स्टेशन जाने के पहले हॉस्पिटल गए क्योंकि वो इंजर्ड थे। तो पुलिस ने उस दिन एफआईआर रजिस्टर नहीं किया था और 25
5th को एफआईआर रजिस्टर किया है। बहुत सारे सेक्शंस इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस में अभी इन्वेस्टिगेशंस जारी है, किसी की अरेस्ट नहीं हुई है। जो समस्याएं पुलिस इधर फेस कर रही है वो ये है कि बहुत डेजर्टेड लोकेशन है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा 3-4 किलोमीटर की दूरी में भी आपको सीसीटीवी कैमरा नहीं मिलेगा। बहुत सारा डेजर्टेड लोकेशन है और नज़दीक में 2-3 कॉलेजेस हैं जहाँ गेट के पास सीसीटीवी लगे हुए हैं। इसके अलावा उनको एविडेंस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा है। अब इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है कर्नाटका में उन्होंने कहा है कि बीजेपी यहाँ यूपी जैसी सरकार चला रही है जहाँ महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे अत्याचार चल रही हैं और ऐसे क्राइम्स ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। हमें अभी देखना होगा कि बीजेपी और यहाँ पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एक स्पेशल टीम भी फॉर्म किया, कितना टाइम लेगी ये केस को क्रैक करने में। कांग्रेस ने ये भी कहा है कि बीजेपी सरकार डिले भी किया है एफआईआर रजिस्टर करने में। अभी देखना होगा कि जो पुलिस कह रही है कि 24 to 48 आवर्स में वो अरेस्ट कर लेंगे, क्या ये मुमकिन हो पाएगी नहीं। सुनील के साथ दीपक बोपना, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। मेरे सहयोगी दीपक बोपना इस सब वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव मैसूरू से। दीपक, ये जो राजनीति और जिस तरीके का बयान होम मिनिस्टर का आया है, कुछ प्रतिक्रिया है चीफ मिनिस्टर की और बाकी बीजेपी के लोगों की? शर्मनाक बयान है। हाँ, अभी हम वेट कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर इसके ऊपर क्या बोलेंगे। अभी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर दिल्ली में हैं, बहुत सारे मीटिंग्स उधर चल रही है, लेकिन उनको अभी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी कि जो होम मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट किया है वो शायद भले ही फर्स्ट टाइम मिनिस्टर हो, लेकिन विधायक होते हुए ऐसी स्टेटमेंट्स करना ये शोभा नहीं देती किसी भी पार्टी की किसी भी मिनिस्टर को। उन्होंने सिर्फ रेप के बारे में ऐसी स्टेटमेंट नहीं बोला, उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया है कि या जो विक्टिम थी ये केस में उसने क्यों 7 बजे ऐसे रोड पे क्या कर रही थी, ये प्रश्न उठाया है। ये इनडायरेक्टली विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं ये सिचुएशन में कि उनकी गलती है कि वो 7 बजे ऐसे रोड में आकर अपने दोस्त के साथ थी। लेकिन प्रश्न ये उठता कि पुलिस क्या कर रहे थे। हम वही रोड पे हैं जहां वो क्राइम हुआ था और यहाँ पर देख सकते हैं एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। अभी 6 बजे के करीब आप देख रहे हैं ऐसे रास्ते पे स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए या सीसीटीवी होनी चाहिए या बैरिकेड लगाकर पुलिस को कहना है कि इधर एंट्री नहीं है। ऐसा कुछ भी इंतजाम नहीं है और होम मिनिस्टर विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं और उसके ऊपर ये क्राइम को ट्रिविलाइज कर रहे हैं और कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। तो अभी होम मिनिस्टर भी एक्सपेक्टेड हैं यहाँ मैसूर, अभी 1-2 घंटे में आने वाले हैं और हम उनसे ये प्रश्न पूछेंगे कि इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट पे फोकस करने के बजाय ये ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं। दीपक, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। जो आप जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से इंतजाम जो वहां पर है वो नाकाफी है, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, पुलिस वहां नहीं है, स्ट्रीट लाइट वहां नहीं है, ये एक लोनली स्ट्रेच है, वहां पर किसी तरीके की कोई बैरिकेडिंग नहीं है, उसके बाद होम मिनिस्टर आके सीधे सीधे बोलते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए घर से। हाँ, वही अभी बहुत सारा प्रश्न उठा रहे हैं कि अभी होम मिनिस्टर ही ऐसे स्टेटमेंट अभी उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया तो पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? वो भी अभी लड़की के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ये प्रश्न उठता है क्योंकि होम मिनिस्टर ने अभी डिसमिस कर दिया है कि ये फॉल्ट जो है वो अक्यूज्ड का है। वो बोल रहे हैं कि 7 बजे उनको बाहर नहीं आना था, ऐसे जगह पे नहीं आना था। जो प्रश्न उनको पूछना है कि पुलिस पेट्रोलिंग उस रात हुई थी या नहीं हुई थी, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई थी, और सीसीटीवी क्यों नहीं लगे हुए हैं, बैरिकेड्स क्यों नहीं लगाए गए हैं, ये सारे प्रश्न होम मिनिस्टर को पूछना है। लेकिन अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुआ है। तो थोड़े रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 24 को ये इंसिडेंट हुआ था रात में 7 बजे के करीब। 2-3 घंटे के बाद विक्टिम हॉस्पिटलाइज हुई थी, तभी पुलिस को इंफॉर्मेशन आया था कि ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। लेकिन एफआईआर दर्ज हुआ कल 12 बजे के करीब।
तो इतना डिले क्यों था, ये सब प्रश्न उठता है। और अभी तक किसी का अरेस्ट भी नहीं हुआ है। तो ये एफआईआर डिले के कारण ऐसा भी हो सकता है कि मैसूर के करीब बॉर्डर एरियाज हैं, तमिलनाडु को 2-3 घंटे में पहुंच सकते हैं, केरला को 2-3 घंटे में पहुंच सकते हैं, तो यहां से अक्यूज फरार भी हो सकते हैं क्योंकि डिले हुआ था एफआईआर में। सो ये सारे प्रश्न उठते हैं। होम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा कि ये सब पुलिस ने क्यों नहीं किया, और उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि ये सब इश्यूज को उठाए बिना वो क्यों विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी दीपक को पूरी कर नहीं सके, वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम दे नहीं सके, और उसके बाद सबसे आसान काम जो उनको लगा वो लगा विक्टिम शेमिंग का, विक्टिम को ब्लेम कर दो। जो होम मिनिस्टर का बयान है, और मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि होम मिनिस्टर का जो बयान था उसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि लड़की को शाम को 7 बजे के बाद निकलना ही नहीं चाहिए था। वहां पर आखिर लड़की क्या कर रही थी, इस बात को पूछ रहे हैं होम मिनिस्टर। रंजना कुमारी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, विमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत वोकल आवाज रखती हैं इन सब मुद्दों पर। रंजना जी, मतलब क्या उम्मीद करी जाए? 24 घंटे तक एफआईआर नहीं हुई, कोई अरेस्ट नहीं हुआ, और मैसूरू में गैंग रेप के बाद वहां के गृह मंत्री एक तो विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं वो लड़की कर क्या रही थी 7 बजे के बाद वहां पे, और उसके साथ साथ रेप जैसे जघन्य अपराध को, इस शब्द को इतने हल्के में इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीति में कांग्रेस मेरा रेप करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है कि होम मिनिस्टर जिम्मेदारी लेने के बजाय, ये कहने की बजाय कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में क्या कहाँ कमी रह गई थी, मैं उसको पूरा करूंगा, या जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वो उल्टे सीधे बातें बोल रहे हैं। बहुत बेहुदा बयान है कि लड़की 7 बजे के बाद क्या कर रही थी। क्या सारी लड़कियां 7 बजे के बाद अपने आप को घर में बंद कर लें? क्या माँ बाप लड़कियों को ताला लगा दें? ये किस तरह की बयानबाजी, और लगातार इस तरह की बयानबाजी की वजह से यही लोग जिम्मेदार हैं, ऐसे ही होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से कि प्रांत में और देश में रेप बढ़ रहा है। क्योंकि ये लोग जिम्मेदारी लेकर के और ये कहने की बजाय कि एक भी ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गैंग रेप की घटना हुई है और ऐसे में वो बच के निकलना चाहते हैं, दोषारोपण कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर। ये किस तरह का दोषारोपण है और किस तरह की घटिया बेहुदा बयानबाजी है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग उनका रेप करना चाहे। रेप का मतलब जिस व्यक्ति को नहीं पता हो, उसको राज्य का होम मिनिस्टर बनने का कोई अधिकार नहीं है। जो राज्य में शासन कायम नहीं कर सकता है, जिसकी पुलिस इतनी नकारा है, उस तरह के होम मिनिस्टर को वहां रहने का कोई अधिकार नहीं। उनको इस्तीफा देना चाहिए। और जो अगर ये इस काम को नहीं कर सक रहे 7 बजे के बाद, क्या उनको मालूम नहीं कि देश भर की लड़कियां आज नौकरी कर रही हैं आईटी सेक्टर में, और बेंगलोर जैसे शहर में जहाँ की हर नौजवान लड़का लड़की काम के लिए निकलता है और रात में देर घर पहुंचता है, वहां इस तरह की बात करने का क्या मतलब है? मैसूरू की ये घटना है, और जिस तरीके से हम अभी वही दिखा रहे थे, अपने सहयोगी हमारे दीपक हमें यही बता रहे थे कि वहां पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई पुलिस का बंदोबस्त नहीं। रंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वृंदा अरीके भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बेंगलुरु से विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वृंदा जी, होम मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, और कहते हैं कि लड़की क्यों बाहर निकली थी। ये जो माइंडसेट है, इसी की वजह से ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये हमारे गृह मंत्री हैं और इनकी सोच, ये पुरुष प्रधान की सोच है कि महिला 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इस महिला पर जो अत्याचार, बलात्कार, गैंग रेप हुआ है, उसके बारे में वो बात नहीं कर रहे। इनको सवाल पूछना चाहिए कि 7 बजे के बाद मेरा पुलिस किधर था? 7 बजे के बाद क्यों वहां पेट्रोलिंग और बीट पुलिस गायब थे? 7 बजे के बाद वहां डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई भी वहां नहीं थे। और ये कोई जगह नहीं है कि आसपास लोग नहीं जाते हैं। ये चामुंडी हिल की क्या कहते हैं, वहां पे एक टेम्पल है और बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, और उधर से कुछ दूर ही एक रिंग रोड भी है। तो ये सोचने की बात है कि इतने दिन के बाद इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और ये लोग जो बलात्कार कर रहे हैं, उन्होंने प्लान किया है। उनको पता है कि वहाँ पुलिस नहीं है, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, वहाँ कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और वो ये जो चाहे कर सकते हैं। तो पुलिस को हम निंदा ठहराते हैं, और गृह मंत्री को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये उस औरत के ऊपर, औरत को निंदा कर रहे हैं, और उनकी जो जवाबदारी है उसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसे गृह मंत्री को
बात करना ठीक नहीं है। माफी मांगना ही चाहिए और उनके पुलिस को और दोहराना चाहिए कि आप ये सब ठीक करिए। वहां पे आपका गरुड़ा क्यों नहीं चल रहा था? वहां पे आपकी बीट पुलिस क्यों नहीं कुछ काम कर रही थी? और माफी तो मांगना चाहिए, क्योंकि इनकी वोट सिर्फ पुरुषों ने नहीं दी है, महिला ने भी वोट दिया है इनको। एक बार आप ये महिला से जी माफी मांगो। बल्कि मुझे नहीं लगता कि माफी मांगना इसमें सफिशिएंट है। माफी मांगने से काम चल जाएगा। इस व्यक्ति को जिस पोजीशन पे ये बैठे हुए हैं, गृह मंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अगर अपनी कुर्सी पे अपने काम पर उनको अगर वो इस तरीके का उनका व्यवहार है, महिलाओं के प्रति इस तरह का व्यवहार है, उनका कोई हक नहीं बनता वहां के होम मिनिस्टर होने का, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को अपनी जिम्मेदारी में रखने का। मैं एक बार फिर आपको कर्नाटका के गृह मंत्री का बयान सुनवाता हूं, जिन्होंने बड़ी ही बेशर्मी से एक गैंगरेप पीड़िता के ऊपर उंगली उठा दी और साथ ही साथ जो शब्द है रेप, उसको कितने हल्के में इस्तेमाल किया है राजनीतिक पूरे मुद्दे को इसको बनाने के लिए। सुन लीजिए जरा। ಏಳುವರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಜನವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಯಾರನ್ನೂ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶ, ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಗರುಡಾವಾನ ಅದು ಇದು ಅಂತ ತಿರುಗಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನಿವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. एक बार फिर मैं आपको दीपक के पास ले चलता हूं। दीपक, जो जिस तरीके का बयान आया है, और क्या उसके बाद उम्मीद है कि जो गृह मंत्री हैं जयनेंद्र साहब, वो आके कुछ माफी मांगेंगे, अपने बयान को वापस लेंगे, कोई एक्शन होगा उनके ऊपर? बैंगलोर में हमारे संवाददाता कुछ देर पहले उनसे यही प्रश्न उनसे पूछा था, तब उन्होंने बोला था कि हमने ऐसा स्टेटमेंट किया ही नहीं। फिलहाल मैं आपको अभी लाइव विजुअल्स दिखा रहा हूं। हमारे कर्नाटक के महिला एवं शिशु मंत्री शशिकला जोले अभी यहाँ पर क्राइम सीन विजिट कर रहे हैं। उनसे भी हम पूछेंगे कि ऐसा जो स्टेटमेंट होम मिनिस्टर ने बताया है कि क्या वो सहमत रखते हैं ऐसी स्टेटमेंट से, और हम जरूर उनसे भी ये प्रश्न पूछेंगे कि विमेन और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से होते हुए क्या वो सो मोटो एक्शन इनिशिएट करेंगे अपने ही सरकार की मंत्री के खिलाफ। तो हमें देखना होगा कि गवर्नमेंट ऐसे रिएक्शन को कैसे लेती है। ठीक, अभी वो तो फर्स्ट टाइम मिनिस्टर है, लेकिन हमें कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से पूछना होगा कि क्या उनको लगता है कि ऐसे मिनिस्टर कंटिन्यू करना चाहिए अपनी मिनिस्ट्री। दीपक, जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस वक्त जो विक्टिम है उसके क्या हाल हैं, क्योंकि वो अस्पताल में हैं, और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है क्या वो पहुंच रही है, उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए हैं लोगों को? जो लेटेस्ट जानकारी हमें दिया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि अबाउट 20 से 25 लोगों को क्वेश्चन किया जा रहा है। अभी भी उनको जीरो इन या यही लोग हैं ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। यहाँ पे जो सेलफोन टावर्स हैं वहां से बहुत सारा डेटा उठाया जा रहा है कि 6 और 8 बजे के बीच जिन्होंने कॉल किया था उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जो विक्टिम है वो अभी भी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि कंडीशन अभी स्टेबल है, लेकिन अभी भी बहुत सारे इंजरीज होने के कारण वो 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में ही रहेगी। इस कारण पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी थोड़ी डिले हो रही है, क्योंकि वो उनकी स्टेटमेंट के बिना उनके स्टेटमेंट के इन्वेस्टिगेशन थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी नहीं है 1-2-3 किलोमीटर में, और यहाँ पर जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो भी बहुत कम है। चलिए, गनीमत है कि कम से कम वो महिला, उनकी जान पे कोई खतरा नहीं है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब मैं रुख करता हूं अपनी लोकतंत्र में आज दूसरी स्टोरी का। लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को सुरक्षित रखे, और जैसे हम सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहे थे, दीपक हमें बता रहे थे कि कैसे उस पूरी स्ट्रेच पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की ही जिम्मेदारी होती है कि अपराधियों के मन में कुछ डर पैदा हो। राजधानी दिल्ली में पुलिस भले ही केंद्र के हाथ में हो, लेकिन दिल्ली सरकार ने सीसीटीवी लगवाने का वादा किया और कुछ हद तक उसे निभाया भी है। अब एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा
डेंसिटी के हिसाब से दुनिया में सबसे बेहतर है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से अगर आप देखें और उसमें कितने सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं तो उसके हिसाब से दिल्ली में काफी सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। इससे बहुत आसानी होती है, मदद मिलती है अपराध से लड़ने में, और साथ ही साथ अगर कोई अपराध हो जाए तो उसके बाद उसके साक्ष्य जुटाने में। हम आज सीधे लोगों से सुनेंगे, उनसे बात करेंगे कि जो अभी दावे हो रहे हैं दिल्ली के, वो उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन पहले आपको खबर दिखा देते हैं कि दिल्ली में सीसीटीवी की जो सुविधा है वो किस हद तक उसकी पेनिट्रेशन है, किस हद तक वो पूरी दिल्ली में लग पाई है, और क्यों सुर्खियों में दिल्ली सरकार की इस उपलब्धि को। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गर्व महसूस कर रहे हैं। वजह है फोर्ब्स इंडिया की वो रिपोर्ट जिसमें सीसीटीवी कवरेज वाले दुनिया के कई शहरों की लिस्ट में दिल्ली टॉप पर। केजरीवाल ने ट्वीट कर तेजी से सीसीटीवी लगवाने के लिए अपने अफसरों और इंजीनियर्स को बधाई दी। इस लिस्ट में खास बात ये कि दिल्ली चीन के कई शहरों से ऊपर है। अब आपको फोर्ब्स इंडिया की वो लिस्ट दिखाते हैं प्रति वर्ग मील लगे सीसीटीवी कैमरों के मुताबिक। दिल्ली टॉप पर है जहां एक वर्ग मील में 1826 सीसीटीवी कैमरा लगे। दूसरे नंबर पर लंदन, यहां दिल्ली से कम 1138 सीसीटीवी कैमरे हैं। तीसरे नंबर पर भारत का ही चेन्नई है। अक्सर मुंबई को शंघाई बनाने की बात होती है, वो शंघाई भी दिल्ली से पीछे 7वें नंबर पर है। अमेरिका का न्यूयॉर्क 14वें और बीजिंग 15वें पायदान पर है, जबकि मुंबई सर्विलांस की इस लिस्ट में 18वें नंबर पर है। सीसीटीवी दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। पार्टी ने बार बार कहा कि वो दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाएगी। हालांकि डेडलाइन पर काम पूरा नहीं हुआ। अब इस रिपोर्ट से उसे अपने चुनावी वायदे को चमकाने की वजह मिल गई। लंदन, जिसको पूरी दुनिया का सबसे विकसित शहर माना जाता है, उसके अंदर करीब 1100 कैमराज हैं, सीसीटीवीज हैं प्रति मिल, और दिल्ली के अंदर करीब 1800 कैमराज हैं पर स्क्वायर माइल। तो ये बड़ी खुशी की बात है और मुझे लगता है पूरी दिल्ली वालों के लिए बहुत खुशी की बात। पीठ थपथपाना अच्छा होता यदि महिला अपराध या दिल्ली के अपराधों में कमी आई होती, तो हम भी उनको बधाई देते। दूसरा सवाल ये उठता है, जो संख्या आप दिखा रहे हैं, क्या वाकई ये संख्या में ये कैमरे चालू हालत में हैं? इसकी जांच इन्होंने की। दिल्ली में सीसीटीवी लगवाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह महिला सुरक्षा बताई गई, और सीसीटीवी वाकई इस दिशा में अहम भूमिका निभाते हैं। चेन स्नैचिंग से लेकर के रेप तक की वारदातों में सीसीटीवी फुटेज ऐसे सबूत होते हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। इसी महीने पश्चिम बिहार में 12 साल की बच्ची से रेप के बाद उसे जान से मारने की कोशिश की गई। इस मामले में कम से कम 100 सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं निर्भया केस में सीसीटीवी कैमरा की बदौलत ही उस बस का पता चला जिसमें वारदात को अंजाम दिया गया। बाद में इसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी गिरफ्तार किए गए और निर्भया को इंसाफ मिला। बात बस दिल्ली की नहीं, सुरक्षा की। सिर्फ सीसीटीवी दिख जाने से अपराधी अपराध करने से पहले 2 बार सोचता है। सीसीटीवी इंसाफ दिलाने में कारगर भूमिका निभा रहे हैं। अगर सियासत से अलग हमारे शहरों में ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी लगाने का कंपटीशन भी शुरू हो जाए, ये एक अच्छी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। एक एक करके अब आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक भी दिखा देते हैं दिल्ली का। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग इलाकों में गए, हिस्सों में गए और देखा कि वहां पर सीसीटीवीज का क्या हाल है और उनका असर जानने की कोशिश की। मोहित ओम के पास चलते हैं, जो पांडव नगर की तंग गलियों में पहुंचे और उन्होंने देखा। क्या देखा आपको बताते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे क्षेत्र जहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और इस सीसीटीवी कैमरा से क्या फायदा हुआ था, ये भी आपको बताना चाहते हैं। ये पांडव नगर क्षेत्र में आने वाला गणेश नगर कॉम्प्लेक्स का एरिया है, जो मंडावली थाना क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे पतली गली के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे 2020 में चोरी हुई थी और उस चोरी के बाद 3 दिन में ही सीसीटीवी कैमरास की मदद से चोरों को ट्रेस किया गया और एक बड़े गिरोह का जो है भांडाफोड़ किया था। कुछ लोग हमारे साथ है, जानते हैं क्या वो घटना थी और कितने दिनों में वो केस सॉल्व हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत कौर है। हरजीत जी, क्या था पूरा मामला? आपके सीसीटीवी कैमरा जो लगे हैं दिल्ली सरकार के, इसके अंदर फोटोज आई थी उनकी? बिल्कुल, हमारे 2 बजे का टाइम था, हम सब घरों में ही थे। अचानक से मैं उनके घर में गई, आवाज़ दी तो वो घर में नहीं थी आंटी।
तो मैं चली गई। जब हम आधे 10-15 मिनट बाद ही पता चला कि उनके घर में चोरी हो गई है। तो फिर हमारे यहाँ से सीसी कैमरे जो इनको देखा गया और इसमें से फिर वो फ़ोटो मिली उनकी, तो उसी बिहार पे हमने पुलिस को दी, पुलिस केस हुआ, पुलिस भी आई। तो 3 दिन के अंदर ही मतलब वो चोर पकड़ा गया। वो चोर क्या था, वो तो अली बाबा चाली चोर वाला चोर था। इतना सोना मतलब सुनारों ने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा जितना वहाँ पर सोना था। इतना पैसा आया और एक गाड़ी भर के मतलब सामान की आई। मतलब वो चोर तो समझ के ही बाहर था कि वो चोर था कि राजा महाराजा था कोई। इतनी बड़ी चोरी थी। तो हम केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये कैमरे लगवाए। अब आपको लेके चलते हैं मेरे सहयोगी प्रेरित के पास, जो शकरपुर इलाके में पहुंचे और वहां उन्होंने कोशिश करी है समझने की कि वहां हालात क्या है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि कैमरे के मामले में हमने जो है न्यूयॉर्क, शंघाई और लंदन को पीछे छोड़ दिया है। इस कैमरे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, कितने संतुष्ट हैं आप इस कैमरे से? नहीं, शायद वो ठीक ही कह रहे हैं कि वो कैमरे के नंबर्स के में शायद उन्होंने शंघाई या यूके, आप जहाँ जहाँ क्या कह रहे हैं, उनको पीछे छोड़ दिया होगा हो। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कभी उन्होंने शायद कोशिश नहीं की। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, शायद इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक डिस्कशन हो सकता है। वो ये भी डाटा ट्वीट करके जरा बता दें कि कितने केस सॉल्व हो पाए, क्योंकि उसके फुटप्रिंटिंग्स ही नहीं मिलते हैं। आपने ये अभी जिस कैमरे के नीचे हम लोग खड़े हुए हैं, इसकी केबल्स ये सारी लटकी हुई हैं, कोई कैमरे चालू ही नहीं है। और पुलिस के पास, क्योंकि ये कैमरे लगाने के बाद इन्हें पुलिस के साथ टाई अप करके ना डाटा मिलता है पुलिस को। हमने कई केसेस के अंदर यहाँ पे चोरी हुई, एक सामने ये मल्होत्रा कैटरर्स की दुकान है, यहाँ पे चोरी हुई, फुटेज ही नहीं मिली। अगर किसी जगह डीवीआर में रिकॉर्ड भी हुआ है तो उसके अंदर फुटेज किससे लेनी है पुलिस को आखिरी तक, क्योंकि 6 केसेस में मैंने खुद पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया, लेकिन उनको वो फुटेज ही नहीं मिल पाई। इस बॉक्स की चाबी नहीं मिली, उसका पासवर्ड किसके पास है, क्या टेक्नोलॉजी के पास कौन उसका ओनर है, किसी के पास कोई नहीं है। सुनने में आया कि कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ, हमने पूरी एक रिपोर्ट दिखाई, कई इलाकों में कुछ जगह पर लोगों को इससे बड़ी सहूलियत है, उन्होंने इस बात की तारीफ भी करी, और कुछ जगह पर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक गिमिक के तौर पर लगाया गया है। सबसे पहले आपको बधाई तो यही देते हैं कि आप दिल्ली में डेंसिटी के हिसाब से बहुत सारे, एक रिपोर्ट आपको कह रही है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा आपने कैमरे लगाए। लेकिन सौरभ, ये भी बात समझने की है कि दिल्ली सरकार ने 5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया था, कितने लग पाए हैं अभी तक? देखिए, हर विधानसभा के अंदर 2000 सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। इस हिसाब से 70 से अगर आप उसको गुणा करें तो 1,40,000 कैमरा लग चुके हैं, और इनको लगे हुए करीब 1.5 साल हो गया है। दूसरे फेज में 1,40,000 कैमरा और लगने हैं, उसका टेंडर वगैरह सब हो चुका है, मगर उस फेज की शुरुआत सिर्फ कोरोना की वजह से जो है पिछले 1.5 साल से नहीं हो पा रही है। यही सोच रहे हैं कि किसी तरीके से स्थिति नॉर्मल हो तो ये कैमरास को लगाने का जो दूसरा फेज है वो करें। उसको लगने के बाद दिल्ली की गलियों में करीब 2,80,000 कैमरा लग जाएंगे, और अगर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इनके कैमरास को मिला लेंगे तो मुझे लगता है कि इस बार की सरकार के दौरान 5 लाख सीसीटीवी कैमरा का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। और कई जगह जो है इससे लोगों को ये फायदा हुआ है कि चोरियां जो हुई हैं उसके अंदर चोर पकड़े गए हैं। मेरे अपने इलाके के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ, डीडीए फ्लैट्स, कालकाजी, LIG फ्लैट्स के इलाके के अंदर जहां पे चोरियां हुई, बाकायदा उन चोरों को पुलिस ने उन कैमरेज की वीडियोस के माध्यम से पकड़ा भी है। और कई जगह इसकी वजह से दहशत भी है लोगों के अंदर, चोरों के अंदर, असामाजिक तत्वों के अंदर। मतलब जो लड़ाई झगड़े भी जो पड़ोसियों के बीच में हो जाते थे, गुंडागर्दी की जो घटनाएं होती थी, लड़कियों और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की जो घटनाएं होती थी, इसके ऊपर भी बहुत तरह से लगाम लगी है, क्योंकि लोगों का भी एक डर है जी कि अगर हम किसी के साथ गुंडागर्दी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, दादागिरी करते हैं, तो यहाँ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और पुलिस को जो है एक सबूत मिल जाएगा, पक्का सबूत मिल जाएगा कि इस तरीके की गड़बड़ी हुई। सौरभ, कई जगह से कंप्लेंट भी आई कि सीसीटीवी कैमरे हैं उनके डीवीआरस प्रॉपर नहीं है, मिल नहीं पा रहे हैं, कहीं रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हो पा रही है, तो इसकी मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। तो किस तरीके से ये जो कमियां हैं इनको पूरा किया जा रहा है? देखिए, कुछ जगह इस तरीके की कंप्लेंट्स है कि डीवीआर की चोरी हो गई, क्योंकि आप देखिए इसके अंदर जो डीवीआर और जो हार्ड डिस्क की डिवाइस होती है वो महंगी होती है। तो इस तरीके के शरारती तत्व भी हैं जो उसके अंदर से हार्ड डिस्क वगैरह की जिन्होंने चोरी की, और बाकायदा पुलिस के अंदर उसकी FIR दर्ज कराई गई। कुछ एक गिरोह को पकड़ा भी गया जिसका काम ही ये था कि वो जाके जहाँ पे भी हमारे जो
बॉक्सेस लगे हुए हैं, उन बॉक्सेस के अंदर से हार्ड डिस्क की चोरी करती थी। और हमने पुलिस को भी अपनी तरफ से, लोकल पुलिस को भी ये कहा है कि भाई देखिए, ये जो है क्राइम कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी डिवाइस है, टूल है, जिससे सबसे ज्यादा मदद पुलिस की होती है। तो अगर पुलिस भी इसके अंदर थोड़ा सा और चौकन्नी रहे कि इस तरीके की चोरी रोकने के अंदर पुलिस अगर थोड़ी मदद करे और इस तरीके के गिरोह जो है उनके ऊपर सख्ती से पेश आए, तो जो है इसको और रोका जा सकता है। कई जगह मेंटेनेंस का इशू है, मैं मानता हूं कि कई जगह ऐसा होता होगा कि आपने देखा होगा कि टीवी के जो डीवीआर के जो है डिस्क वगैरह जो है वो खराब हैं, तो उसके लिए भी सरकार को बिल्कुल हम इसके बारे में सूचित करेंगे, ताकि जो है इस तरीके की लापरवाही आगे ना बढ़े। सौरभ भारद्वाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकतंत्र पे हमसे जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। दिल्ली का सरकार का आगे किस तरीके का प्लान है इसको और बढ़ाने के लिए, जैसे सौरभ बता रहे थे 1,40,000 सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी लगे हुए हैं। कोशिश यही है कि इसको बढ़ाकर दुगना 2,80,000 सीसीटीवी कैमरा कर दिया जाए जल्द से जल्द। अब बात करते हैं देश के उस राज्य की जहां कोरोना का टाइम बॉम्ब टिक टिक करके बिल्कुल फटने की तैयारी में है। केरल में कोरोना का विस्फोट हो सकता है और पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से कोरोना के मामले आए हैं उसमें 30% की वृद्धि 24 घंटे में आ गई है। फिर सिर्फ केरल में 31,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं, यानी कि पूरे देश की अगर बात करें तो सिर्फ केरल से 68% केस जो हैं वो केरल से आ रहे हैं पिछले 24 घंटे में, जिसके बाद वहां इसको लेकर सियासत भी तेज हो रही है। विपक्ष केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार पर हर मोर्चे पर, स्वास्थ्य के मोर्चे पर जो एक केरल मॉडल की बात हो रही थी उस पे फेल होने का आरोप लगा रहा है। पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। केरल में कोरोना अब डराने लगा है। राज्य में कोरोना के केस में रोज बढ़ोतरी हो रही है। कल के मुकाबले आज कोरोना के केस में 30% का उछाल देखने को मिला। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के जितने केस सामने आए हैं उन्होंने एक दिन पहले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। केरल में पिछले 24 घंटे में 31,455 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना से 215 लोगों की मौत हो गई। केरल का पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 19.03% हो गया है। बीते दिन 20,271 लोग कोरोना से रिकवर हुए। केरल में अब तक कोरोना के 38,83,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और 19,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। माना जा रहा है कि केरल में कोरोना केस में ये उछाल ओणम के बाद से आया। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अब केरल की लेफ्ट सरकार पर हमलावर है। Kerala has failed to control the spread of COVID-19 in Kerala. For the last so many days, the TPR is increasing day by day. So government has to restructure the policy and the strategy to control the COVID-19 in Kerala. That is our demand. It is in the hands of few bureaucrats. The elected government has to intervene in this matter and they have to verify what is happening in Kerala. देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, कोरोना के बढ़ते मामले डराते हैं। तीसरी लहर का असर कम करने के लिए वैक्सीनेशन में तेजी लानी होगी। प्लीज आप अपना ख्याल रखें, भारत सरकार बेचने में व्यस्त है। Kerala situation is grave. The government, instead of taking scientific methods of containing the COVID, is trying to use the pandemic for political objectives. So, what I would urge the government of Kerala is to follow the guidelines of the ICMR. Government of Kerala said that we are introducing the home quarantine, which has miserably failed. ईद के बाद भी केरल में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई थी। त्योहारों के वक्त बाजारों में लगने वाली भीड़ कोरोना फैलने की बड़ी वजह है। केरल में बढ़ रहे कोरोना के केस पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। केरल से पूरे देश को सबक लेने की जरूरत है कि अगर अब भी नहीं जागे तो तीसरी लहर को देश में जल्द आने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। हमारे साथ इस वक्त समीर भाटी साहब जुड़ रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा भी हैं, पूर्व निदेशक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।
डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहता हूं, केरला में ऐसा क्या हो रहा है कि जिस मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, शुरुआत में कहा जा रहा था कि इस मॉडल को पूरे देश में लेके जाना चाहिए, वहीं पे आज सबसे बड़ी चिंता की स्थिति बनी हुई है? ये बहुत चिंताजनक है, बिल्कुल इससे मैं सहमत हूँ। और जिस प्रकार से पिछले करीब 1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि पहले महाराष्ट्र भी शामिल था उसमें, और दक्षिण भारत के सभी राज्य लगभग ज्यादा संक्रमण दर्शा रहे थे। लेकिन अब जो सामने अब पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा सामने आया है वो वाकई में बहुत चिंता में डालता है हम सबको कि अगर वहां पे इतना उछाल केसेस में आया है तो उसका क्या कारण हो सकता है? क्या ये डेल्टा वेरिएंट की वजह से है, क्यों है, और क्यों केरल सरकार इसमें फेल हो गई? क्योंकि सब उदाहरण पिछले वर्ष भी हम लोग केरला और छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्लानिंग में और जो भी हम लोग कहते हैं जो मंत्र हैं कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट एंड टीम वर्क, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगी है और शायद वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। और टेस्टिंग यूपी से कम है केरला की आज की, अगर आप देखें पिछले 24 घंटे की, तो टेस्टिंग भी कम हुई है और मृत्यु भी लगभग 1/3 जो मृत्यु है वो केरला से ही है। और जबकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा राज्य है, 25-24 करोड़ की जनसंख्या है, वहां पे स्थिति, दिल्ली में स्थिति बहुत कंट्रोल में है, बहुत बेहतर है, और उत्तर भारत के सभी राज्यों में कमोवेश संक्रमण की स्थिति है। लेकिन अगर केरला में ये स्थिति बनी रहती है अगले हफ्ते 2 हफ्ते, तो ये पूरे देश को संकट में डालने वाली बात है। बिल्कुल। इसलिए भारत सरकार और केरल सरकार दोनों को मिलकर, ICMR और जो भी हमारे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, सबको मिलकर इस चुनौती का सामना करें, किस प्रकार से इसको कंटेन करें, और अगर सख्त लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है तो उसको तुरंत लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ईद में भी ढील दी थी और अब ओणम की बात चल रही है। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं केरल सरकार इसमें चूकी है और बहुत गंभीर तरीके से बिल्कुल चूकी है, और उसके साथ साथ अब पूरे देश के लिए खतरा है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पूरे देश के लिए खतरा है। समीर भाटी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, फ्लू एक तरीके से पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, कई सारी घटनाएं इस तरह की आ रही हैं, तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, कई जगह पे स्कूल खुल रहे हैं, क्या केरला को एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में इस समय जाना चाहिए? देखिए, अभी जैसा बताया डॉक्टर मिश्रा ने भी, कई बार जैसे जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स होते हैं, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स के कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है कि एकदम से हमारा पॉजिटिविटी रेट और इन्फेक्शन इस तरह से बढ़ जाता है। रही बात, जैसे हम केरला की बात कर रहे हैं, केरला के लिए पहले से अलर्ट हम उस टाइम ही हो गए थे और उसी टाइम कर दिया गया था जब हमारा 4th सीरो पॉजिटिविटी रिपोर्ट आई थी। सीरो पॉजिटिविटी रिपोर्ट में भी बिल्कुल क्लियर कट बताया गया था कि केरला के अंदर जो सीरो पॉजिटिविटी रेट है वो 44.6%, मतलब वहां की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है। उसके अलावा वहां पर केसेस भी कंसिस्टेंसी से बढ़ रहे थे, तो वो उसको अगर हम तब तक केसेस का, जैसा कि अभी हमारी सेकेंड वेव में हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट है, और डेल्टा वेरिएंट बहुत ज्यादा कंटेजियस है। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक तो ससेप्टेबिलिटी की बहुत सारी पॉपुलेशन अभी भी ससेप्टेबल है, और जो वेरिएंट है इस तरह का जो हम देख रहे हैं बाकी देशों में भी फैल गया है। ये सब होने के बाद हमें डेफिनेटली कंटेनमेंट पे बहुत ज्यादा अधिक अग्रेसिवली काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से हम बात करते हैं कि कोई देश के अंदर एक ही जगह होती है जो एपिसेंटर बनता है और वहां से फिर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, और जैसा आप बता रहे हैं कि फ्लू वाले केसेस डेफिनेटली अभी हम देख रहे हैं, और थोड़ा सा चैलेंज उसमें आ रहा है कि वो फ्लू एंड कोविड के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम तरह के, और पेशेंट्स आजकल आ भी रहे हैं, तो वो स्पेसिफिकली मैं दिल्ली में की बात करूं तो यहाँ पे फ्लू के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोविड पॉजिटिविटी रेट तो 1% से बहुत ही नीचे है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। मैं इस वक्त आपको एक अच्छी खबर के साथ जोड़े जाता हूं। टाइम्स नाउ नवभारत के कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा को प्रतिष्ठित एक अवार्ड मिला है। आज वो न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड महाराष्ट्र के वहाँ में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों दिया जाता है।
हम आपको बता दें कि 5 कैटेगरी में ये अवार्ड समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में ये सम्मान सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर को मिला है। पद्म विभूषण बाबा साहेब पुरेंद्रे, पद्म भूषण अन्ना हजारे, श्रीमती उषा नंदकर्णी को भी दिया जा रहा है। लेकिन बेस्ट परफॉर्मर पॉलिटिशियन की कैटेगरी में ये सम्मान देवेंद्र फडणवीस को, डॉक्टर नीलम गाहेक सहित 5 लोगों को मिला है। मीडिया की कैटेगरी में ये अवार्ड टाइम्स नाउ ऑफ भारत की कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा समेत 5 जर्नलिस्ट को दिया गया है। न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स अवार्ड ने महाराष्ट्र, न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के स्तर पर प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। इनके साहस को सलाम और इनकी समर्पितता को उससे भी बड़ा सलाम। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन सुशांत सिन्हा फ्रॉम टाइम्स नाउ नव भारत। बहुत बहुत शुक्रिया लोकतंत्र में हमसे जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा टाइम्स ऑन भारत पर, बने रहिए हमारे साथ।